वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स का। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम प्रतीक खत्री है और इस चैनल पे मैं आपको 4 मेन सब्जेक्ट्स के जो कॉमर्स के 12th कॉमर्स के उसके मैं लेक्चर्स देता हूँ। पहला है इकोनॉमिक्स, फिर ओसी, फिर अकाउंट्स और स्टेट्स। तो अगर आपके मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। हमने चैप्टर नंबर 6 तक ख़त्म कर दिया था, अभी हम चैप्टर 7 करेंगे, पॉपुलेशन। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि जो हमारे दुनिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और इस पॉपुलेशन ने 700 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है और उसमें से लगभग 125 करोड़ इंडियन है, ये भी हमें पता है। तो एक गवर्नमेंट की जो एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो हर आदमी की वो और जो पॉपुलेशन में है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो उसमें कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको उसका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर वो अच्छे से अगर मैनेज कर पाए और हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो इसमें पॉपुलेशन और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो दो एक्सपेक्ट्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पहला क्या है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है तो वो जो रिसोर्सेज है वो बहुत जल्दी यूटिलाइज होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज को खाने वाले, कंज्यूम करने वाले बहुत है। तो लॉन्ग रन में ये जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनके लिए बहुत डेंजरस बन सकता है बात। और जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है और जो जो ज़्यादा प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रही, प्रोडक्टिव नहीं है, जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, तो उससे होगा क्या कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बेस्टली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बैरियर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री में। तो मतलब इसमें कहा क्या कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, पर पॉपुलेशन के लिए अच्छे रिसोर्स मैनेजमेंट का ये मेन प्रॉब्लम है। अगर रिसोर्स अच्छे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर अच्छे से मैनेज नहीं हुए तो डिप्लेट्स हो जाएंगे, वो डिप्लेशन की तरफ चले जाएंगे। और अगर एक ऐसा टाइम आएगा कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको अच्छे रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। तो पॉपुलेशन को हम पहले स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन एक्चुअली में है क्या और इसका जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है और क्यों पॉपुलेशन को अच्छे से जो रिसोर्सेज अवेलेबल उससे मीट करना चाहिए। पहला आता है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हो क्या रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, कि यहाँ पे जो डेथ रेट है, अब ये समझने वाली बात है, इतने साल हुए हैं, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ है, उससे हुआ क्या है, जो लोगों के मरने की संख्या है बहुत कम हो गई है। और बर्थ रेट है वो उतने उतने पॉइंट तक गिरा नहीं है जितना डेथ रेट गिरा है। तो उससे होता क्या है कि अगर 100 नए बच्चे आते हैं, उसके सामने सिर्फ 40 या 50 बुढ़े मरते हैं या फिर 40 से 50 लोग मरते हैं एज कंपेयर टू 100 न्यू बर्थ। तो हमेशा 50 या 60 लोग सरप्लस में होंगे। उससे होगा क्या कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, ये जो मैंने नंबर्स बोले ये परफेक्ट रेशियो में नहीं थे, पर मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, इन नंबर को सीरियसली नहीं लेना। उससे होता क्या, जो नेट पॉपुलेशन वो बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, तो उससे होगा क्या, जो नेट पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी और उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। तो जो ये पॉपुलेशन राइज है एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रीजन है अलग अलग प्रॉब्लम्स का जो आज दुनिया फेस कर रही है। और जो आज की दुनिया है उसने कभी भी इतना ज्यादा ग्रोथ पॉपुलेशन में कभी विटनेस किया ही नहीं पास्ट में, और ये सिर्फ प्रेजेंट पीरियड में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इसका एक और रीजन है क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा
हर कंट्री का डेवलप हो रहा है, भले ही बहुत सारी कंट्री डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, पर एज कम्पेयर टू 1950s या फिर 1940s 30s से आज का हेल्थ केयर सिस्टम कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो इंसान की उम्र बढ़ती जा रही है और उनका जो डेथ रेट है, उसका डेथ रेट कम कम हो रहा है, और मतलब डेथ रेट बहुत कम हो गया है, और इतना और बर्थ रेट उतना कम नहीं हुआ, और मतलब बहुत कम लोग मर रहे हैं और बहुत नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उससे जो नेट पॉपुलेशन का जो इफेक्ट आता है, उससे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो तो ये इसका एक प्रूफ है कि जो 1931 और 2011 के बीच पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है। और जो पहला जो 1951 का सेंसस हुआ था, उसमें इंडिया की पॉपुलेशन 36.1 करोड़ 1 करोड़ पॉपुलेशन थी। मतलब इंडिया में 36 करोड़ पॉपुलेशन थी, जो बढ़ के 121.02 करोड़ हो गई 2011 में। ये क्या दिखा रहा है कि 60 साल में ये पॉपुलेशन 84.92 करोड़ बढ़ गई है। तो इसका एवरेज ग्रोथ रेट क्या है हर साल का? 2.5%। मतलब अपनी पॉपुलेशन हर साल 2.5% से ग्रो कर रही है। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उससे होगा क्या कि जो कंट्री है उस पर प्रेशर बनेगा कि इतने नेचुरल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, और इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो अच्छे से कंज्यूम कर पाए खाना, और इतने इतने एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए। तो इससे कंट्री पे बर्डन बहुत बढ़ जाता है। और जो 1970 था उसके बाद तो बहुत फास्ट पॉपुलेशन ग्रो करी है। तो अभी आगे कुछ जो ट्रेंड डिस्कस किए गए पॉपुलेशन के, कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ी। जो ये ट्रेंड है उसके अंदर साइज ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल टू मेल पॉपुलेशन है, और कुछ और रिलेटेड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है। तो जो सबसे पहला सेंसस हुआ था इंडिया में वो था 1871 में, जो जमशेद जी टाटा ने करवाया था। उसके बाद सिस्टमेटिक सेंसस चालू हुआ 1891 से, और उसके बाद हर 10 साल में एक सेंसस होता है। मतलब हर 10 साल में पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। अब सेंसस को बोलते हैं जो हर साल जनगणना वाले आते हैं ना, जो जनगणना होती है उसको हम सेंसस बोलते हैं, जो हर 10 साल में होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला सेंसस हुआ था 1951 में हुआ था, तब जो साइज पॉपुलेशन की साइज थी वो टोटल पॉपुलेशन में इंडिया के कंपेयर करें तो अलग अलग पीरियड में बढ़ती गई, और कभी कभी कम भी हुई, पर ऐसा बहुत एक या दो बार हुआ कि पॉपुलेशन माइनस में गई हो, बाकी बढ़ती ही गई है। और जो size of population refers to the total population in India during different period, or the different number in percentage increase in population is known as population growth। अगर जो हर साल अगर population बढ़ी है तो हम बोलेंगे population growth। अभी आगे कुछ चार्ट्स दिए गए हैं कि हर साल कितने करोड़ की पॉपुलेशन थी। यहाँ पे साल दिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन के करोड़ में दिया है, इन करोड़ में। और जो एवरेज ग्रोथ ईयरली ग्रोथ रेट है हमें वो दिया गया है। अब ये 1901 में था 0.08%, तब, और वहाँ पे 23.8 करोड़ पॉपुलेशन थी। अब इसमें से जो ये नेगेटिव वाला है, एक 1921 में जहाँ पे 25.1 करोड़ पॉपुलेशन थी, उसमें -0.03% ग्रोथ रेट थी। अब ये जो खाली एक ही है इसमें माइनस में गई थी पॉपुलेशन। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसको अच्छे से ध्यान में रखना इस बात को कि यहाँ पे 1921 में जहाँ पे 25.1 करोड़ पॉपुलेशन थी, उसका जो एवरेज ग्रोथ रेट था वो -0.03% था। ये सिर्फ एक ही साल था जिसमें माइनस में गई थी पॉपुलेशन, बाकी हर साल बड़ी ही बड़ी है। इसका जो रिसोर्स है वो है सेंसस जो 2011 में हुआ था।
अब आगे आता है, ये कुछ चार्ट्स दिए गए हैं पॉपुलेशन का। 1951 में 36.1 करोड़, 1961 में 43.9 करोड़, 1971 में 54.8 करोड़, ऐसे कर करके 2011 में 121.02 करोड़। अगर हो सके तो इन नंबर को रट लेना साथ में साल के साथ। हो सकता है जो MCQs है उसके अंदर आ जाए, तो आपको सिर्फ ये 6-7 नंबर अगर आप याद कर लोगे तो आपको एक अश्योरिटी हो जाएगी अलॉन्ग विथ ईयर। तो बस मजा आ जाएगा, आपको आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे जो जो कंक्लूजन दिया है कि 1901 और टू 1921 में तो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो स्लो था, और 21 में तो माइनस में चला गया था, 0.03%, -0.03। और जो उसके बाद 1901 और 1911 में था, में जो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 5.7% था, और डिक्रीज हुआ था 1921 में -0.03%। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कोलेरा फैला था, प्लेग फैला था, ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, और साथ में मलेरिया हुआ था लोगों को, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा भी फैला था। तो उससे जो डेथ रेट था वो बहुत बढ़ गया था। तो इससे 1921 में बहुत सारे लोग मर गए, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो माइनस में आ गई। तो सिर्फ 1921 को छोड़ के हर साल पॉपुलेशन बढ़ी है। और जो 1951 में प्लानिंग स्टार्ट हुई उसके बाद, और उसके बाद उसके टाइम पे 36.1 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की, तो 102.7 करोड़ हो गई 5 डिकेड के बाद, 50 साल के बाद वो 102 करोड़ हो गई। और मतलब ऐसा बोल सकता है कि 66.6 करोड़ पॉपुलेशन 50 साल में बढ़ गई। और अभी के टाइम पे अभी की पॉपुलेशन क्या कि हर साल 170 लाख लोग नए आ रहे हैं इंडिया में, मतलब पॉपुलेशन 1.7 करोड़ हर साल बढ़ रही है इंडिया में। अब बताओ सरकार कैसे हैंडल करेगी एम्प्लॉयमेंट को, प्रोडक्शन को, और जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के। एक तो इंडिया में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं, यहाँ पे एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड करता है, पर से फार्मर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। तो फिर कैसे पॉपुलेशन पे कितना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। और हर साल जितना पॉपुलेशन पूरा ऑस्ट्रेलिया की है हम ऐसा बोल सकते हैं, उतना तो हर साल अपना पॉपुलेशन बढ़ रही है। बहुत अजीब बात है। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 5 गुना बड़ा है, नहीं सॉरी 2.5 गुना बड़ा है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, मतलब एवरी ईयर एंड ऑस्ट्रेलिया इज एडेड इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर लैंड साइंस देखने जाओ तो इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा है, मतलब उसके अंदर 2.5 इंडिया आ जाए। एक इंडिया है, दूसरा इंडिया है, बाकी एक आधा और इंडिया आ जाए, इतना साइज है ऑस्ट्रेलिया का। और उसमें सिर्फ 1.7 करोड़ लोग रहते हैं, और इंडिया में हर साल इतने लोग तो नए आ रहे हैं। मतलब इंडिया में तो खाली इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। आप वैसे समझ सकते हो कि इंडिया कितने बड़े दलदल में जा रहा है। हाँ, पर इसको दलदल नहीं बने, क्योंकि अगर अच्छे से तो पॉपुलेशन उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, जैसे चाइना कर रही है, तो इंडिया काफी अच्छे से बढ़ सकते हैं आगे। अभी हाल फिलहाल तो चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, पूरे दुनिया की। चाइना में बहुत सारे लोग हैं, पर वहाँ पे मेंशन ऐसे अच्छे स्टेप्स भी लिए गए हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। और ऐसा माना जा रहा है कि 2040 या 30 तक क्या सबसे बड़ी कंट्री हो जाएगी पॉपुलेशन के टर्म में। देखते हैं क्या होता है। अभी 1911 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 25.2 करोड़, जो पूरे 100 साल पहले की बात है। और 100 साल के बाद ये हो गई 121.2 करोड़। बाप रे। और 2000 जब जो 2000 साल चालू हुआ उसमें इंडिया ने 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया था पॉपुलेशन में। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से तो इंडिया की पॉपुलेशन है 1997 में
93 करोड़ थी। अगर जो मैं नंबर बता रहा हूँ अगर अच्छे से याद कर लो ना, तो एमसीक्यू में आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। अच्छे से इस नंबर को याद कर लो। और ये नंबर इंटरेस्टिंग भी है, ये दिखाता है कि इंडिया कैसी पोजीशन में है अभी। नंबर याद कर लेना अच्छे से। और 2025 तक ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में लगभग 140 करोड़ लोग होंगे 2025 तक। मतलब 140 मतलब एग्जैक्ट नहीं, 139.98 करोड़ लोग होंगे 2025 तक। और हालांकि अभी पॉपुलेशन भी 140 करोड़ ही है। अब आगे कुछ मेल फीमेल पॉपुलेशन दी है इंडिया में, कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया में मेल फीमेल का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये नंबर तो अच्छे से याद हो जाएगा तुमको। 1951 में मेल की पॉपुलेशन थी 18.55 करोड़ और फीमेल की थी 17.56 करोड़। यहाँ पे फीमेल कम है और टोटल पॉपुलेशन है वो 36.11 करोड़। और ये जो अगर हो सके तो ये परसेंटेज जो है यहाँ पे नीचे याद कर लेना, 51.37% थी मेल मेल पॉपुलेशन 1951 में, और 48.63% थी फीमेल पॉपुलेशन 1951 में। ये अगर तुम परसेंटेज अगर हो सके तो याद कर लेना, हो सके तो, और इंटरेस्टिंग पे याद हो जाएगा। और 1951 में जो मेल की थी पॉपुलेशन वो 43.92 करोड़ थी और फीमेल की थी 40.71 करोड़। यहाँ पे भी कम है फीमेल, यहाँ पे फीमेल ऑलमोस्ट 3 करोड़ कम है आपने। और यहाँ का जो परसेंटेज रेशियो है 51.90% मेल का, 48.10% फीमेल का। 2011 में तो मेल की पॉपुलेशन थी वो 62.37 करोड़ थी और फीमेल की 58.65 करोड़। यहाँ पे जो मेल का रेशियो है थोड़ा मतलब ऐसे अच्छा हुआ है, यहाँ पे जो परसेंटेज रेशियो थोड़ा सुधरा हुआ है एज कम्पेयर टू 1991। क्रेडिट गोज टू बेटी बेटी बचाओ अभियान, ये भी अच्छा है। यहाँ पे 51.54% है मेल का रेशियो और 48.46%। तो डेटा ऊपर से लिया है वो सेंसस से लिया 2011 के। ये अगर हो सके तो ये डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लेना, ये शायद 2 मार्क में तुमसे पूछ ले, इसका एमसीक्यू भी आ सकते हैं। नीचे कुछ एनालिसिस दिया गया इसका। बोला है कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए है मेल फीमेल की पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1951 और 2011 के बीच। तो इससे हुआ क्या, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। और जो जो प्रेजेंट जो प्रेजेंटेड इन परसेंटेज है, तो मेल पॉपुलेशन है वो टोटल 51.37%, जैसा मैंने बोला, खाली वो एक रिपीट किया हुआ है ग्राफ। और इसमें बोला गया है कि जो फॉल है फीमेल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है फ्यूचर के लिए, कि इससे सोसाइटी पे प्रेशर बनता है। जब फीमेल की पॉपुलेशन कम होती है तब सोसाइटी पे प्रेशर बनता है। अब अब दिखा था कि 1951 में था उसकी फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 48.63% थी, तो कम हो गई 48.46%। देख सकते हो, तो -70% हुई है रेशियो। अगर देखा तो -0.17% हुआ है रेशियो फीमेल का, कम हुआ है। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर आप देखो डिकेड के हिसाब से जो फीमेल का जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में वो कम हो रहा है। तो अगर ये और कम होता गया तो फ्यूचर में बहुत चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं कंट्री को, और ये बात बहुत सीरियस है। जेंडर रेशियो इन इंडिया एक्सटेंट ऑफ 1000 मेल। अब आगे कुछ ऐसे कुछ रेशियो दिया है कि 1000 मेल में कितनी फीमेल अवेलेबल है, मतलब 1000 मेल के सामने कितनी फीमेल है, उसको हम बोलेंगे जेंडर रेशियो।
जेंडर रेशियो, extent of female per 1000 males, number of female in a country per 1000 male is identified as sex ratio or gender ratio or a female male ratio. तो जो जेंडर रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है पॉपुलेशन में। अच्छा क्यों, तो मैं अभी आगे पता चलेगा। तो अगर जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो पर 1000 मेल में अगर गिर जाए तो ये अलग अलग इम्प्लीकेशन क्रिएट कर सकती है कंट्री के ऊपर। और अगर यहाँ पे जो स्कीम रेशियो है, जेंडर रेशियो है, तो जो कौन से जो प्रॉब्लम अराइज कर सकता है वो ऐसे हैं, जैसे मैरिज के प्रॉब्लम, फैमिली के प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन के प्रॉब्लम। तो अगर एक क्लियर पिक्चर मिल जाए जेंडर रेशियो का तो ये मैरिज की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर सकते हैं अगर ये हम जेंडर रेशियो समझ लें। तो एक पॉसिबल है कि हम जेंडर रेशियो समझे कि इसके कॉजेज क्या है, कि जेंडर रेशियो क्यों बढ़ रहा है, मतलब 1000 मेल के आगे फीमेल क्यों कम हो रही है। अगर हम इसका रीजन समझ पाए तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब अगर हम एक बार कॉजेज समझ लें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ अलग अलग बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा है उल्टा एज कम्पेयर टू मेल्स। मतलब जो फीमेल की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, कोई कोई डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी है। पर इंडिया में भी एक ऐसा स्टेट है केरला, जहाँ पे फीमेल का रेशियो ज़्यादा है। कि केरला में आप एक बार नोटिस करोगे कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा है और वो फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी वहाँ पे फीमेल का जो रेशियो है ज़्यादा है। वहाँ पे हर 1000 मेल के आगे 1084 फीमेल्स है। मतलब हर हर 1000 मेल के आगे 1084 फीमेल्स है केरला में। इसका मेरे हिसाब से, या फिर ऐसे आप जनरली भी बोल सकते हो, वहाँ पे लिटरेसी लेवल 99 या 100% है। वहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे फीमेल रेशियो ज़्यादा है। तो जो वहाँ पे जो सोशल प्रॉब्लम थी, जैसे फैमिली प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम और मैरिज प्रॉब्लम, वहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। ये बात तो सच है। और जो जो लोवेस्ट फीमेल रेशियो है इंडिया का वो हरियाणा का है, जहाँ पे 1000 मेल के आगे सिर्फ 879 फीमेल्स अवेलेबल है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 121, वहाँ पे पर 121 मेल कुंवारे बैठेंगे। मतलब वहाँ पे 121 मेल आउट ऑफ 1000 मेल्स कुंवारे रहेंगे। तो उससे जो जो बंदा कुंवारा रहता है और उसके पास कोई गोल नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, तो वो आदमी क्राइम की तरफ फेस करता है। वो उस आदमी का मन हट के क्राइम की तरफ भी जा सकता है। तो इससे ये सोसाइटी प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्शन इश्यूज होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं की वजह से। कि पर 1000 मेल में 121 जो मेल है वो कुंवारे रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। तो इससे क्राइम रेट बढ़ सकता है। समझने वाली बात है, क्लियर है ये बात। तो ये अभी आगे मैंने जो बोला वही है कि ऐसे जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर है, वो जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है फीमेल के रेशियो के लिए। क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें जो वुमेन का स्टेटस है वो बहुत लो रखा गया है। मतलब वो वेजेस भी कम मिलते हैं। अगर वो काम पे जाए तो उनको वेजेस कम देती है। कोई भी अगर वो काम पे जाए फीमेल तो उसको वेजेस कम मिलते हैं और उनको ज़्यादा अटेंशन मिलता नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन उनको अच्छे से मिलता नहीं है। अब ये बात अर्बन लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि अर्बन में ऑलमोस्ट हर चाइल्ड न्यूट्रली ग्रोन अप होता है। मतलब उसको जो पेरेंट्स है वो बच्ची को भी और बच्चे को, मतलब डॉटर को भी और सन को भी, दोनों इक्वली क्या बोलते हैं, इक्वली रखते हैं और बोल सकते हैं इक्वली मेंटेन करते हैं, या फिर सब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं डॉटर को और सन को। पर ऐसा रूरल एरिया में, मतलब जो गांव गांवठी इलाका है, जो गांव है, जो बैकवर्ड इलाका है देश में,
ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है उनको अच्छे से न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता हो, उनकी हेल्थ भी इग्नोर की जाती है, उनको अच्छे से एजुकेशन भी नहीं मिलता, और जो ओवरऑल ब्रिंगिंग होता है डॉटर का, वो अच्छे से नहीं करते रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में। अभी के टाइम पे ये अर्बन एरिया में सिचुएशन नहीं है, पर बैकवर्ड एरिया में अभी भी है। और डावरी सिस्टम था, उससे भी बहुत बड़ा नेगलेक्ट मिलता है गर्ल्स को। लोग गर्ल्स पैदा करने के लिए अवॉइड करते हैं कि गर्ल्स पैदा ना करें, क्योंकि उनको डावरी देनी पड़ेगी। उनकी जो अर्ली मैरिज होती है, उससे भी एक जो चाइल्ड की हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि वो जल्दी बच्चे पैदा करती है। 15, 14, 16 जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे मैरिज आज भी बहुत जल्दी होती है। वहाँ पे जो लेडी है, वो जो एक गर्ल है, हम बच्ची भी बोल सकते हैं कि वो 14 की एज में, 15 की एज में बच्चे पैदा करती है। उससे जो फीमेल है, जो मदर है, उसकी भी हेल्थ पे अफेक्ट होता है, और बच्चे की हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट होता है। तो उससे होता क्या है, जो माइनर का डेथ रेट है, तो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, उसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो अडल्ट फीमेल्स हैं, उनका जो न्यूट्रिशन है बहुत कम होता है, और उनकी भी बहुत कम एज में डेथ हो जाती है। इससे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फीमेल की पॉपुलेशन बहुत कम है। और आपको भी पता है कि जो इंडिया का 70% पार्ट है, वो गांव में रहता है, और आज भी ये प्रैक्टिसेस गांव में होती है। तो गलत बात है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है जो जिसकी वजह से फीमेल की पॉपुलेशन बहुत कम है, और ये गलत बात है कि इससे बहुत सारे सोशल इश्यूज क्रिएट होते हैं। और जो जो मेल हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, या जो मेल सिंगल है और जिनके पास कोई गोल नहीं है लाइफ में, कोई प्रायोरिटीज नहीं है, वो क्राइम की तरफ शिफ्ट होते हैं। और और इससे जो समाज में जो बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस, वो नहीं बन पाता। तो इससे सोसाइटी बहुत अफेक्ट करती है। अभी आगे कुछ यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं कि पर 1000 मेल के आगे कितनी फीमेल्स थी। यहाँ पे गुजरात से कंपैरिजन किया गया है। अभी 1901 में फीमेल्स थी पर 1000 मेल के आगे, ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है, वो 972 थी, ये भी बहुत कम है। और गुजरात में 954 है। और अगर 1931 की बात करें तो 950 थी। और ऐसे करते करते अलग अलग नंबर चेंजेस होते गए, और अभी 2011 में 940 है पर 1000 मेल के आगे फीमेल की, जो बहुत कम है। तब 60 मेल कुंवारे रहेंगे, जो 60 मेल है, ये भी गलत बात है। ऐसे सोसाइटी का जो बैलेंस होता है वो अच्छा नहीं होता। पर ये एक बहुत बुरी बात देखने गई कि जो जो गुजरात का रेशियो है एज कम्पेयर टू ओवरऑल इंडिया, वो बहुत खराब है। ये 918 है एज पर 1000 मेल के आगे। तब 918 फीमेल्स अवेलेबल है पर 1000 मेल के आगे। ये रेशियो बहुत ही बुरा है गुजरात का। तो ये जो डेटा है छाप अंगद, अभी आगे कुछ एनालिसिस दिया गया है। अभी 1901 टू 1991 में पर 1000 मेल के आगे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन फीमेल्स है अवेलेबल है, वो ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग है। पर 2001 और 11 में एक अच्छा अच्छा साइन दिखा, जहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन में जो फीमेल है उसका रेशियो बढ़ा। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बेटी बचाओ अभियान का, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान आया था, उससे जो फीमेल की पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ दिखी। और ये अच्छी बात है, इसमें जो सोसाइटी का बैलेंस है वो अच्छा रहेगा। और जो अगर हम गुजरात की बात करें, जो 2011 तक एक कॉन्स्टेंटली फॉल करता है गुजरात की जो फीमेल का रेशियो, बुरी बात है। और ये जो सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस को बहुत बड़े होंगे। अगर इसका हमने रीज़न की बात करें तो जो प्रेफरेंस मेल चाइल्ड को दिया जाता है, वो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो बच्ची जो फीमेल फीटिसाइड्स है, मतलब जो पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो एक तो मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस, दूसरा फीमेल चाइल्ड को पेट में ही मार देना,
तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल पॉपुलेशन कम हो गई है। तो तो गवर्नमेंट ने जो एक बैन लगाया है, जो सेक्स डिटेक्शन होता है वो लीगल कर दिया है, तो डॉक्टर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इस इम्प्लीकेशन की वजह से ही बहुत लार्जली ये रेशियो ओवरऑल इंडिया में कम हुआ है। जो जैसे गुजरात है, पंजाब है और हरियाणा में है, और पर उसमें जो गुजरात, हरियाणा और पंजाब, इसमें अभी भी डिस्पैरिटी और इम्बैलेंस है फीमेल और मेल में एज कम्पेयर टू ओवरऑल इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये जेंडर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। अगर इसको याद कर लो, बहुत इजी भी है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खपना है नहीं, नंबर्स भी इजी है। अगर इसको याद करो तो 5 मार्क कहीं नहीं गया। अगर इसको अच्छे से याद कर लो, 3 मार्क में तो पूछाएगा ही अच्छे से। अगर इसको याद कर लो तो मज़ा आ जाएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब आगे आता है एज वाइज पॉपुलेशन में, कि एज के हिसाब से पॉपुलेशन का चेंज क्या क्या है इंडिया में। तो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दिए हैं एज वाइज की। तो जो ये एज वाइज पॉपुलेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए कौन सा ग्रुप वर्किंग है, कौन सा ग्रुप नॉन वर्किंग है। तो इससे हम देश की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी वो हम बता पाएंगे। अब जो 14 साल के बच्चे हैं 2005 में 32.78% थे। तो ये परसेंटेज दिए, मुझे लगा करोड़ में दिए, पर ये परसेंटेज है। 2005 में ये 32.78% थे 14 साल के बच्चे, और यही चेंज हो गया 30.89% हुए 2010 में। और यहाँ पे देख रहे हो कि ड्रास्टिकली जो यंग एज है 14 साल की बच्चों की, वो ईयर वाइज कम हो रही है। 2011 में ये 30.5% थे, और 2014 में एक एस्टीमेट है और ये 29.1% हो गए। और अगर 15 से 64 ईयर की बात करें तो उसमें 62.44% की पॉपुलेशन आती है, और ये 2005 की बात है। और 2010 में 63.99%, और 2011 में 64.3%, और 2014 में 65.3%। और अगर 65 के ऊपर की बात करें तो ये 4.78%, और 5.12% 2010 में, 2011 में 5.2%, और 2014 में 5.49%। अब ये आप ट्रेंड एक नोटिस कर रहे होंगे कि जो 14 साल के बच्चे हैं वो कंटिन्यूअसली कम हो रहे हैं एज कंपेयर, जो भी हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, ईयर्स वाइज ईयर्स, ये 14 साल के बच्चे हैं वो कंटिन्यूअसली कम हो रहे हैं। और जो 15 to 64 की जो एज ग्रुप है वो आप देखो तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और 65 के ऊपर का है वो भी भले स्लो रेट पे पर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ये बात अगर आप नोटिस करें तो आपको ये जो ट्रेंड है वो याद करने में बहुत इजी पड़ेगा। आगे कुछ ग्राफ दिए हैं, अगर ग्राफ समझ लेना, आपको समझने में बहुत ईज होगा अगर एक बार ग्राफ देख लोगे। तो जो जो डेथ रेट के जो चेंजेस हैं और जो फर्टिलिटी रेट है, बहुत इन्फ्लुएंस किया है एज वाइज क्लासिफिकेशन लॉन्ग रन में। तो फैमिली साइज को और लेबर मार्केट को बहुत अफेक्ट करेगा फ्यूचर में। 2005 में जो पीपल का जो एज ग्रुप था, तो 14 साल के बच्चे हैं, उसका 32.78% था। अब जो मैंने बोला वो वहीं पे ही जो मैंने बोला वो वही बताया। इसका एक रीज़न है कि क्योंकि जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है एज कम्पेयर टू जो जैसे जैसे साल बढ़े हैं। 2005 में बर्थ रेट ज़्यादा था और 2014 में ये और भी कम हो गया।
2005 में पॉपुलेशन जो जो एज ग्रुप 15.64% है वो बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, और जो मेजोरिटी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है वो इसी ग्रुप में आता है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर लीड कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जो चेंज है, ये अच्छी बात है ये, अगर ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, तो अगर इसका बढ़ना तो इंडिया का एक अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। अभी आगे आता है रूरल अर्बन पॉपुलेशन। आप कितने लोग गांव में रह रहे हैं, कितने लोग शहर में रह रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये एज का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, ये थोड़ा इजी है, अगर आप इसको भी याद करो तो बहुत मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, और इंटरेस्टिंग भी है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो नंबर ऑफ जो पीपल है जो रूरल एरिया में रह रहे हैं और जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, उसका कुछ प्रोपोर्शन दिया गया है नीचे। और ये जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक रिटर्न, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। सबको अगर हम देखें तो इससे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ये जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन पे है। अभी आगे कुछ रेशियोज दिए गए हैं। अभी जो जो दो 1901 में 1901 में जो रूरल पॉपुलेशन थी वो 21.2 करोड़ थी, और अर्बन थी वो 2.6 करोड़। यहाँ पे अर्बन बहुत कम है और गांव की बहुत ज़्यादा है। क्या जैसे आपको पता था कि स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत सारी पॉपुलेशन गांव में ही रह रही थी। ये 1951 में वो 29.9 करोड़ और 6.2 करोड़, और 81 में वो 52.4 करोड़ और 15.9 करोड़, और यही हो गई 2011 में 83.2 करोड़ और 38 करोड़। तो अगर आप ये देखो तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो हर साल कम होती जा रही है अगर परसेंटेज की बात करें, और जो अर्बन पॉपुलेशन है अगर परसेंटेज की बात करें हर साल बढ़ती जा रही है। 2011 तक ऑलमोस्ट 32% पॉपुलेशन अर्बन में रह रही थी और 68% रूरल में। तो ये दिखाता है कि जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया है रूरल में रह रहा है और वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो हमें जो एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटी है वो हमें अच्छी करनी चाहिए। इससे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी और इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ग्रो करेगा। आगे कुछ एनालिसिस दिया गया है कि ये जो डिस्पैरिटी आई है, जो अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ी क्यों है और रूरल की पॉपुलेशन घटी क्यों है, इसका कुछ डीप एनालिसिस दिया गया है आगे। तो जो अभी के ईयर्स है, जो रिसेंट ईयर्स है, वो जो उसमें जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो जो डर्ट का प्रॉब्लम है और जो स्क्वालर का प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है, और हटमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक फेलियर भी दिखा रहा है कि जो बेसिक सर्विसेज है इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्टेशन का और वाटर की, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है गांव में, और प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छा नहीं है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इससे होता क्या है, जो सोशल इवल्स है, सोशल क्राइम्स है, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे क्राइम्स बढ़ रहा है, थेफ्ट बढ़ रहा है, लूट बढ़ रही है। इसी चीज के लिए 1901 में ये जो रूरल पॉपुलेशन थी 21.2 करोड़ थी, जो बढ़ के 83.2 करोड़ हो गई, और ड्रास्टिक चेंज आया परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन में, और एक कम हुई है। और जो जो रूरल पॉपुलेशन थी उसमें बहुत ही बड़ा फॉल आया है, क्योंकि जो गांव के इलाके हैं उसमें अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें सरकार ने बहुत बड़ी गलती की, हैवी और बेसिक इंडस्ट्री पे फोकस किया, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम राइज हुई। देश तो बढ़ा पर लोगों को पैसा नहीं आया, तो टोटल अमीर थे वो और बढ़ गए और गरीब और बढ़ गए। तो जो पॉपुलेशन गांव में रह रही थी वो अनएम्प्लॉयड ही रही, और 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। अब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है सरकार की, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे होता क्या है, जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है गांव में वो बहुत बढ़ गई, और जो रूरल सेक्टर था वो और बर्बाद होता गया।
और जो अर्बन अर्बन पॉपुलेशन है उनमें उसमें माइग्रेशन बढ़ता गया। ये माइग्रेशन क्या है? जब रूरल पॉपुलेशन अर्बन की ओर आती है, तब जो गांव के लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने शहर में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब जब गांव के लोग अपनी जगह चेंज करके अच्छे से पूरा अपना जो बसेरा है वो शहर में बसाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। तो होता क्या, शहर पे बर्डन बढ़ता है, तब जहाँ पे काम है वहाँ पे लोग जाते हैं। जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 2.6 करोड़ थी 1901 में, और वो बढ़ गए 38 करोड़ 2011 में। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है माइग्रेशन। क्योंकि जो जो फैसिलिटी अवेलेबल है अर्बन एरिया में वो बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, अच्छे स्कूल है, अच्छे कॉलेजेस है, थिएटर्स है, हाउसिंग है, अच्छे रोड है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, और कल्चर और एंटरटेनमेंट एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी है। तो इन सब के कारण बहुत सारे लोग जो गांव में रह रहे थे, जिनके पास पैसा है शहर में आने का, वो अर्बन एरिया में आ गए। और इससे जमींदारी सिस्टम का भी अबॉलिशन हो गया, और जो कंट्रोल ऑफ मनी जो लैंडर के पास था वो भी हट गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है माइग्रेशन, जिससे पॉपुलेशन अर्बन एरिया की बढ़ रही है। तो बस आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हो सके तो मैंने जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को बताना अगर मेरा आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। होप करते हैं कि हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बाकी बाय बाय, टेक केयर।